नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार विधानसभा को लेकर सभी लोग एक्टिव हो गए हैं, जिसके बीच एक बहुत बड़ी खबर थी सीट बंटवारे को लेकर। इस सीट बंटवारे में किसको कितना सीट मिला जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आता है, जिसपे जीतन राम मांझी का भी बयान आता है। और एनडीए में किसको कितना सीट मिला जाएगा, इस पे भी बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आता है, जिसके बारे में समझने के लिए आज मेरे यहाँ सहयोगी लोग बैठे हुए हैं, सितेश, प्रिया और राहुल। तो हम सबसे पहला सवाल मेरा राहुल से रहेगा कि एनडीए में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है और जीतन राम मांझी क्यों नाराज है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले जो अभी सीट बंटवारे की सवाल है उतना काट दीजिएगा। जो सीट बंटवारे की सवाल है, तो जो एनडीए गठबंधन के घटक दल है उसमें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। अब बात ऐसे करिए, एनडीए घटक दल में टोटल दल की संख्या 5 है। चिराग पासवान का दल, उपेंद्र कुशवाहा का दल, जीतन राम मांझी का दल और जदयू बीजेपी। अब सब में एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो प्रदेश के जो क्या बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष पांचों पार्टी के सब ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, जिसमें सब मतलब बीजेपी एक तरफ, जदयू एक तरफ, हम एक तरफ, आरएलजेपी पी मतलब रामविलास जी का गुट एक तरफ और उपेंद्र कुशवाहा जी का गुट एक तरफ। देखिए, बात दरअसल ऐसा है कि चिराग जी का शुरू से नारा था सीट को लेकर, एक जिला एक सीट, 38 गो सीट ऐसे हो गया। टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 243। मांझी जी का बयान है कि हमको कार्यकर्ता तो सब कह रहा है कि 40 सीट दीजिए, लेकिन हमको यहाँ 20 सीट चाहिए। पूछा कि आप 20 सीट का है इतना ज़्यादा सीट मांग रहे, तो कहें कि देखिए, हमको दिल्ली में मेरा औकात नहीं समझा गया, झारखंड में मेरा औकात नहीं समझा गया, मेरा औकात क्या है वो हम बिहार में दिखाना चाहते हैं। तो हमको चाहिए 40 सीट कार्यकर्ता मांग रहा है, लेकिन हमको 20 सीट चाहिए। अब जोड़ लीजिए मैडम, 38 सीट हो गया चिराग जी का, 20 सीट इनका हो गया, टोटल सीटों की संख्या हो गया 58। अब पार्टी में ये भी है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, वो मान लीजिए 5 और 10 के बीच में उनकी संख्या रहेगी, उससे नीचे वो भी नहीं मानने वाले हैं। जब बात हो रही है कि 100 सीट पे जदयू लड़ेगी, 100 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, तो इन 43 सीटों में क्या बोलते हैं आपसी कॉम्बिनेशन कैसे बैठाया जाएगा? जब 38 सीट आप मांग रहे हैं, 20 सीट मांझी जी मांग रहे हैं, 5 से 10 सीट इनके बीच में रहेगा, तो एक घटक दल में कुछ आपसी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए आप मांझी जी का बयान देखिएगा, वो बोले थे कि लग रहा है हमको मोदी के हमको लग रहा है कि कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। इतनी बड़ी बातें कह देना। अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं, कोई कैबिनेट में मंत्री हैं, जी। अभी सांसद भी बन के गए हैं वहां से, इमामगंज के, शायद इमामगंज के सांसद है, लेकिन ये बयान दे देना कि लग रहा है कि हमको कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा, हमारा औकात नहीं समझा गया था। बात समझिए, औकात की बात आ गई। अब औकात की बात, तो बात ऐसा है कि आत्मसम्मान पे ठेस लगता है जाके जब औकात की बात आती है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि अभी जो एनडीए आज की बात बता रहा हूं, आज श्रवण कुमार जी से भी सवाल किया गया कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो एनडीए घटक दल के जो बड़े नेता है वो सीट शेयरिंग पे बात कर रहे हैं। तो बोले कि नीतीश जी तो प्रगति यात्रा पे है, तो बोले कि नीतीश जी ना प्रगति यात्रा पे है, बाकी उनके बाद जो शीर्ष नेता आते हैं नीतीश जी के बाद जिनका नंबर आता है वो तो पटना में मुस्तैद है ना। तो अभी मैम फिर से इस पे बात किया जा रहा है, और जो 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष है वो अपना आपसी कॉम्बिनेशन मिलाने पे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि सीट बंटवारे को लेकर इतनी बड़ी बात बोल दी राहुल जी ने, इस पे आप क्या कहेंगी प्रिया जी? देखिए, राहुल जी ने जो बातें की वो साक्ष्य रूप से सच्चाई को दर्शाता है। इस बीच जीतन राम मांझी की 2 बातों से पता चल रहा है कि वो कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके बयान निकलकर सामने आए थे कि वो कैबिनेट से और मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे अगर उनकी बातें नहीं मानी जाएगी। और हालांकि 20 सीटें राहुल जी ने कहा, लेकिन आपको बता दें जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की मांग की और ये भी दावा किया कि 20 सीट उसमें से जीतेंगे तभी तो खेला खेलेंगे। यानी कि जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं उसमें साफ तौर पे बात की जो राजनीतिज्ञ है, बाकी जो लोग हैं एनडीए के अंदर, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा तमाचा दे रहे हैं। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी को जैसे ही पता चला कि एनडीए उनके इस विवाद के बयान के बाद काफी नाराज है, तो उन्होंने पाला बदलना शुरू कर दिया और पीएम मोदी का कहा जाए तो तारीफों का पुल बांधना शुरू कर दिया। ये तक कहा है कि मैं पूर्ण स्वरूप से पीएम मोदी के हमेशा सत्कार में रहूंगा। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ही कर लेंगे जब जीतन राम मांझी इस तरह के बयान देते हैं, 40 सीटों की मांग करते हैं। क्या
लगता है कि बाकी जो घटक दलों के नेताओं हैं, क्या उन्हें सीटों की मांग नहीं है? उन्हें भी जरूरत है। एक काफी मतलब कहा जाए दिलचस्प वाली और काफी चौंकाने वाला बयान जीतन राम मांझी की तरफ से है कि आखिरकार मुझे उतनी सीट क्यों नहीं दी जाएगी? मेरे वोटर्स है, मेरे लोग हैं, मैं अपने लिए सीट नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने वोटरों के लिए सीट मांग रहा हूं। यानी कि जीतन राम मांझी ये भी बात साबित कर रहे हैं कि वो राजनीति में काफी अच्छा कर रहे हैं, तभी उन्हें 40 सीट दी जाए, अस्तित्व की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके बयानों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बाकी नेताएं जो है, बाकी जो लोग हैं पार्टी के, उन्हें वो अपने से काफी कमजोर समझ रहे हैं। जिस तरह से सीटों की उनकी मांग जारी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तारीफें किए थे, लेकिन उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें उतनी सीटें नहीं दिला पाएंगे, तो उन्होंने किसे टारगेट करना शुरू कर दिया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन अब बातें ये है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ जीतन राम मांझी को लेकर नहीं चलना है, चिराग पासवान भी, उपेंद्र कुशवाहा भी है, यानी कई नेताएं हैं जिन्हें हर चीजों को देखकर परखना होगा। जीतन राम मांझी की क्या वोटर है ये हर कोई जानता है, और किस तरह की राजनीति में वो अपना कदम उठाते हैं ये भी देखने वाली दिलचस्प हो जाती है। लेकिन इस बीच जो 40 सीटों की मांग है, यही बातें अटक रही है, लेकिन जीतन राम मांझी कब पलटी मार ले ये भी कोई नहीं जानता है। जी सितेश जी, तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जितनी सीट की डिमांड जीतन राम मांझी कर रहे हैं, क्या मिल सकता है उनको इतनी सीटें या नहीं? सबसे पहली बात, सीट का डिमांड हर कोई करता है, हर पार्टियां करती हैं। चिराग भी चाहेंगे कि मुझे 243 सीटों पे उतार दिया जाए एनडीए की ओर से, बीजेपी भी चाहेगी मुझे 120-130 सीटें मिल जाए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चाहेगी। तो राजनीतिक पार्टियों में सीटों को मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टियों का जो शीर्ष नेता बचे हैं, जो उसके जिनके अधीन ये सारा कुछ होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी सीटों में संतुष्ट होते हैं। मांगने के लिए जीतन राम मांझी 40 सीटें कह दें, कुछ भी कह दें, तो ऐसा होगा नहीं। चिराग पासवान भी वहां मांग रहे थे, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें मिली सबने देखा ना, एक सीट पे भी संतुष्ट थे। उसके बाद भी उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया कि मुझे मेरे पिता के मतलब जो ये थे उस जगह से मैंने चुनाव जीता, और इस बात की मुझे खुशी है। एक सीट ही बेशक मुझे मिला, लेकिन 100% मेरा स्ट्राइक रेट रहा। अब आते हैं जीतन राम मांझी की, आप जो 40 सीटों को लेकर कह रही है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। पशुपति पारस भी इधर अपनी बातों और लालू यादव से मुलाकात के बाद बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि पशुपति पारस जो है अब वो एनडीए के हिस्सा नहीं है। लेकिन इस चीज को भी आज जब हमने बीजेपी प्रवक्ता रंजन पटेल जी के सामने रखा, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, ना अभी जीतन राम मांझी स्पष्ट कह रहे हैं, ना कोई कह रहा है, ये सभी लोग अभी भी एनडीए के हिस्सा हैं। अगर किसी से कोई मुलाकात करता है तो मुलाकात लाजमी है, नेता है, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। लेकिन अगर सीट शेयरिंग को लेकर अगर आप ऐसी बातें कह रहे हैं तो अभी स्पष्ट नहीं है। मांगने के लिए कोई कितनी भी सीटें मांग लेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी ने एक बात कही कि मान लीजिए कि चिराग पासवान का था एक जिला एक सीट, जब एक जिला एक सीट था तो यहाँ ये 10 से 15 सीटें मांग रहे थे, एक सीट में क्यों खुश हो गए? बताइए। झारखंड की बात बता रहा हूं मैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। नहीं। और दूसरी बात आपने कही कि मुझे अपनी औकात दिखानी है बिहार में। जीतन राम मांझी का ये बयान था कि मुझे 40 सीट लगभग चाहिए, जो दिल्ली में और झारखंड में जो हमने नहीं दिखा बिहार में दिखाएंगे। बिहार में देखिए सीटों का बंटवारा उसी हिसाब से होगा किस पार्टी की पिछले आंकड़े में सीटें कितनी आई हैं, उस हिसाब से मेरे जहां तक ख्याल है उस हिसाब पे सीटों का बंटवारा होगा। और दूसरी चीज, आप अगर ये कह रहे हैं कि 100 सीट अगर जेडीयू को दिया जा रहा है, 100 सीट बीजेपी 100 सीटों पे लड़ेगी, तो ये स्पष्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि एनडीए में लगभग 5 से 6 पार्टियां हैं। तो 5 से 6 पार्टियां हैं, तो इन सब के आकलन को देखते हुए तभी इस पे निष्कर्ष निकलेगा। और आप इससे पहले स्पष्ट नहीं कह सकते कि किस पार्टियों को कितना सीट लेकिन दिया जाए। सितेश जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार जीतन राम मांझी अभी सीट बंटवारे को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शोभा नहीं दे रहा है एक राजनीतिज्ञ के तौर पे, क्योंकि वो इस हद तक मतलब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी औकात की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम फरियाने नहीं आए हैं। फरियाने यानी कि ये झगड़ा झंझट वाली और विवादों वाली बातों से जोड़ा जाए इसे, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स उन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता है। और ये भी बात कहे कि हमें 40 सीटें चाहिए, मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूं कि मुझे चाहिए, मुझे अपने घर में बक्से में रखना है। उन्होंने साफ तौर कहा कि मुझे लोगों के लिए ये सीट चाहिए। उन्होंने एक रामचरितमानस की चौपाई भी कही है, मैं चाहूंगी कि जनता के बीच वो भी हम पेश कर दे कि अभी जीतन राम मांझी किस तरह का विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भय बिनु होय ना प्रीते,
ये बातें उन्होंने रामचरितमानस का चौपाई भी दोहराया है, जिसके बाद से और राजनीति में हलचल तेज हुई है। लेकिन जो वर्ड्स का वो इस्तेमाल करे, कभी औकात और कभी कहा जाए फरियाने की बातें, आखिरकार जीतन राम मांझी साफ तौर पे क्या नीतीश कुमार से फरियाना चाहते या एनडीए के तमाम फैसलों से फरियाना चाहते, ये भी आप स्पष्ट कर दीजिए। जी, आपने प्रिया जी कही कि औकात वाली बात पे सीधी सी बात है कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में इनकी अच्छी भूमिका रही है राजनीति में, तो ये जाहिर सी ये भली भांति बात जानती हैं कि जो वो झारखंड में प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, दिल्ली में नहीं दिखा पाए, अगर हो सकता है कि इनके मन मुताबिक जो सीटें मिले तो इसमें ये बेहतर सीटें ला सके, वो इस पर्सपेक्टिव से कहते हैं। लेकिन मीडिया में इसको थोड़ा सा अलग अंदाज में परोस दिया गया। राजनीति में कई प्रोस्पेक्ट होते हैं, लेकिन राजनीति में किस तरह की वर्ड्स का यूज करना है ये काफी गौर फरमाया जाता है। वही राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते, तो आज मीडिया क्या कहा जाए, तो जितने भी राजनीतिज्ञ हो, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी के अंदर आग बबूला हो जाते, और एनडीए के घटक नेताएं भी काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते, लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों से तो हर कोई चुप्पी साध बैठा है। जी देखिए सतीश जी, जहां तक आप बात किए, जो सीट शेयरिंग की बात होती है वो शीर्ष नेता मिलकर तय करते हैं। आपको हम पार्टी में मांझी जी से भी कोई बड़ा शीर्ष नेता नजर आ रहा है क्या? मांझी जी से भी बड़ा? वो तो खुद पार्टी के शीर्ष है, उनसे बड़ा हम पार्टी में कौन है? और हम पार्टी के शीर्ष नेता का जब बयान है कि हमारा औकात को नहीं समझा गया, समझ रहे हैं किसी का औकात में बात करें मतलब आत्मसम्मान पे आप धक्का मार रहे हैं, और आत्मसम्मान पे धक्का मारने का मतलब समझ रहे हैं आइए फील्ड में फरिया लीजिए। दूसरी की बात, आप बोले कि जो सीट शेयरिंग होता है वो पिछलका के आधार पे किया जाता है। मैंने कहा कि उसके आधार पे हो सकता है, मैंने ये बातें नहीं कही कि इनका क्या कहना था मांझी जी का कि मेरा औकात को न झारखंड में समझा गया, मेरा औकात को न दिल्ली में समझा गया, मेरा औकात क्या है, हम बिहार के हैं और बिहार में दिखाना चाहते हैं कि मेरा औकात क्या है। तो ये किसको बोले? वे तेजस्वी यादव को बोले नहीं, वो राहुल गांधी को बोले नहीं, वो या तो नीतीश जी को बोले नहीं तो मोदी जी को बोले। फरियाना किनसे है? सीट शेयरिंग पहले अपने पार्टी से लेकर ये तब तेजस्वी यादव चाहे राहुल गांधी से फरियाइएगा, ये बात हम कह रहे थे, आप गलत इंडिकेट कर दिए। लेकिन राहुल जी, जिस तरह से आपने जो बातें रखी, हालांकि फरियाने की बातें, वाकई जीतन राम मांझी को इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान भी कम नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा भी कम नहीं है। अगर बात किया जाए काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ थी, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तौर पर उन्होंने भी कई ऐसे कार्य किए हैं। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं नेताओं का बयान सामने आया, हो सकता है कि एनडीए इस तरह की मतलब सारे नेताओं का इतना खटपट चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू ना हो जाए। ये भी बातें गौर फरमाने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान भी खटे नजर आ रहे हैं, उन्हें भी कई सीटों की मांग है। इस बीच जीतन राम मांझी भी सीटों की मांग करे और उपेंद्र कुशवाहा भी मांग करे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी को अगर उनके मन मुताबिक के सीट देने लगे तो बिहार की राजनीति में क्या होगा ये हर कोई जानता है। और बिहार की राजनीति किस तरह से चीजों को पकड़ती है ये तो हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है और हमारे एक न्यूज़ 24 के दर्शक भी जानते हैं। लेकिन इस बीच जो अभी एनडीए के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव को सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान जारी हुआ है, अब आने वाले समय में ये कैसे लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाएगा, क्योंकि नौबती वही आ रही है, बयान वही सामने आ रहे हैं। इस तरह का वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीतिज्ञ के द्वारा कि ये कहना भी मुश्किल हो गया है कि क्या वो वाकई कोई राजनीतिज्ञ ही है या फिर खेत में लड़ाई करने वाले योद्धा है। जी मैडम, एक बात आप बहुत सही बोली, क्या बोले कि ये क्षेत्रीय पार्टी है। अब बात मैम ऐसे समझिए, ये लोग अपने क्षेत्र में सीट नहीं मांगे तो कहाँ सीट मांगेंगे? ये लोग तो यूपी में सीट नहीं मांग सकते हैं, दिल्ली में इन लोग को मिला नहीं, झारखंड में मिला नहीं। चिराग जी जो बिहार में एक नारा, एक जिला एक सीट का नारा दे रहे, झारखंड में एक सीट पे मान गए। तो ये लोग क्षेत्रीय पार्टी है, और जब क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र में सीट नहीं मांगे तो कहाँ मांगेंगे? देखिए एक चीज आपने नोट नहीं किया होगा, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी, वो वन नेशन और वन इलेक्शन जब हो जाएगा ना मैडम, तो उससे किसको घाटा होगा? जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, यही लोग को घाटा होगा। इसलिए 293 को सांसद में 269 पर सिमट के रह गए, बाकी 20-21 को सांसद वोटे नहीं किया। और एक और बात देखिए, ये लोग सीट मांगेंगे, ये लोग सीट मांगेंगे क्योंकि अब चिराग पासवान का ये बोल रहे कि आप सीतेश जी का ही बात लीजिए, जो पिछला आधार रहता है उसी के आधार से लिया जाता है। उस हिसाब से चिराग जी का स्ट्राइक रेट तो 100 का स्ट्राइक रेट से है, जहां भी गए, चाहे वो बिहार की बात हो चाहे वो झारखंड की बात हो, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 100 का है, तो वो उनके मन मुताबिक सीट देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए
बीजेपी क्या बोलते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब वो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो अपने घर में अपना हिस्सा नहीं मांगे तो विदेश में थोड़ी मांगेंगे, चाहे आउट ऑफ बिहार थोड़ी मांगेंगे, अपने क्षेत्र में मांगेंगे ना मैम। तो इनका मांग जायज है। और एक और देखिए, आपने राष्ट्रपति शासन की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होती सरकार बनाने के लिए, तो उसमें राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अभी 5 दल का समर्थन है बीजेपी को, 5 दल का, एनडीए घटक दल में 5 को दल है, 5 का समर्थन है। अगर इनके मन मुताबिक बाय द वे नहीं बीजेपी सीट देती है, सब अपना अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो वो तमाम नेता को छोड़िए ना, खाली जदयू समर्थन वापस लेना, तो फिर राष्ट्रपति शासन वाली नौबत आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सीट बंटवारे की मांग को लेकर घमासान तो जारी है और इस पे खींचातानी भी जारी रहेगी, लेकिन देखने वाली यह बात होगी कि किसको कितनी सीट मिलती है और जीतन राम मांझी के मन मुताबिक सीट उनको मिल पाती है भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।